हेलो फ्रेंड्स, मैं तबस्सुम और आपका अपने यूट्यूब चैनल तबस्सुम क्लास में वेलकम करती हूँ। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। आज हम पार्ट सेकंड उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे हम बात करेंगे पृथ्वी। हमने इस चैप्टर में सारे सौर मंडल वगैरह जो भी हैं उनके बारे में बात करी। तो एक पृथ्वी, अब पॉइंट टू पॉइंट आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे है ये पृथ्वी। पृथ्वी क्या होता है? सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह है? वो तीसरा ग्रह है। ठीक है, तो वो तीसरा ग्रह है हमारा पृथ्वी जो है। और ये आकार में जो है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, तो ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसको आकार को भू आब कहा जाता है। हम क्या कहते हैं? इसको भू आब कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम भू आब है। ये याद रखना है तुम्हें कि ये पृथ्वी का तीसरा ग्रह है और ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पांचवें नंबर पर आता है सबसे बड़ा ग्रह, लेकिन सूर्य से अगर दूरी देखी जाए तो वो तीसरा ग्रह है। इसको हम भू आब कहा जाता है। तो एग्जाम में आ सकता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, है ना। जितनी भी क्या गर्मी है और ठंडी है ना, वायु, सब पानी, ये सब कहाँ पे है? गैसें, जो भी अलग अलग तरह की, ये सब हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं। और जीवन जीने के लिए पृथ्वी ही केवल एक क्या है? एक जीवन जीने के लिए ग्रह है। क्योंकि यहाँ तो ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडा है ना। यहाँ पानी और वायु सब है हमारे जीवन के लिए। जो भी हमें इम्पोर्टेंट, जो हमारी नीड है, जो हमें चाहिए, वो यहाँ पर सब है। वायु में गैसें होती हैं अलग अलग, ऑक्सीजन होता है, और जिनसे ही हमारा पृथ्वी सौरमंडल सबसे अद्भुत ग्रह है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आ सकता है क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो पृथ्वी में ये आ सकता है कि क्या पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है वो नीले रंग की दिखाई पड़ती है हमें, क्योंकि इसकी दो सतह जो है, 2/3 सतह, ये भी याद रखना है कि जो दो तिहाई सतह है ये पानी से है। मतलब ये एक पृथ्वी है और इसकी 2/3, मतलब अगर हम इसको ऐसे 4 भागों में बांटें तो इसका 1 2 3 है ना, 2/3 जो भाग है 2/3 है ना, ये हमारा पानी से ढका हुआ है। ठीक, इसको इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसलिए हम इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? इसलिए नीला ग्रह भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा, समझ में आया? देखो यहाँ पे एक रोचक तथ्य दे रखा है कि शायद आपको पता होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहला चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये नाम याद रखना। कब गए थे? 24 जुलाई 1969 को गए थे, जिन्होंने सबसे पहला अपना कदम चंद्रमा की सतह पर रखा था। ठीक है, अब चंद्रमा क्या है? हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा। इसका व्यास जो है, व्यास पता है आपको? व्यास क्या होता है? जैसे एक सर्कल होता है, ये उसका केंद्र होता है, यहाँ से यहाँ तक उसकी रेडियस होती है, और जो पूरी लाइन होती है इसको हम व्यास मतलब डायमीटर कहते हैं। ठीक है, जो ये पूरी लाइन होती है, हाफ मतलब सर्कल का पूरी हाफ लाइन जो है, ये डायमीटर होता है, व्यास होता है। तो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। कितना है? जो चंद्रमा जो है पृथ्वी के व्यास अगर देखें उसके हिसाब से 1/4 है। तो ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। हमें बड़ा इसलिए दिखता है कि जितने भी हमारे खगोलीय पिंड हैं ये उनसे सबसे ज़्यादा पास है हमारे पृथ्वी के। ये हमसे लगभग कितनी दूर है? ये देखिए कितना है ये, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो याद रखना है तुम्हें कि हमसे कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियां का तुलना कर सकते हैं अगर आपको ये पता हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक पॉइंट है उपग्रह। उपग्रह क्या होता है? दिख रहा है आपको?
ये रहा, है ना। उपग्रह, उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे उपग्रह किसे कहते हैं? जैसे ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही उपग्रह जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, अब आते हैं मानव निर्मित उपग्रह कौन से हैं। मानव निर्मित, जो मानव ने बनाए हैं। जैसे एक कृत्रिम पिंड है, ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना, है ना, और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। जैसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है ना। और ये कौन कौन से हैं जो भारतीय उपग्रह हैं? इनसैट, ये रहा इनसैट, IRS, एडूसैट इत्यादि। अब देखो ये रहे मानव निर्मित उपग्रह। रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह कक्षा में प्रवेश, मतलब किस तरीके से ये जाता है और कैसे संचार हमारे आसपास हमें पहुंचाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर, जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है वो 27 डेज में कंप्लीट होता है। ठीक है, लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, और इतने ही समय में ये अपना एक अक्ष पर चक्कर, जो उसका अक्ष है, जो उसका पॉइंट है, वहाँ पर उसको पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि अपने अक्ष पर होता है। हमें वो पूरा गोल, पूरा चारों तरफ तो नहीं दिखता वो हमें पृथ्वी पर चांद क्या दिखता है? सिर्फ ऐसे, बस सामने से ऐसा दिखता है। ठीक है, पूरा नहीं दिखता। चंद्रमा की जितनी परिस्थितियां हैं वो जीवन जीने के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जब पूर्णिमा होती है, पूरा चांद निकलता है, तो तब हम इनकी चंद्रमा पर हम इनकी छाया को देख सकते हैं। क्या होते हैं चांद पर? पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा, जो छोटे छोटे पिंड होते हैं ना, मतलब ये तारे, ग्रह और उपग्रह तो हैं ही, इनके अलावा छोटे छोटे कई और पिंड भी होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंड को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। जो मंगल ग्रह और बृहस्पति है, ये उनके बीच में जो उनकी कक्षाएं हैं, जो उनके चारों तरफ का क्षेत्र है, उनके बीच में मिलते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं, ये ग्रह से ही होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले जब विस्फोट हुए थे उसके बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, और आज ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब आता है उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। अब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको हम कहते हैं उल्कापिंड। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि ये पृथ्वी पर गिरने को बिल्कुल तैयार रहते हैं, है ना। इसके दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल तेज़ी से ऊपर से एकदम बहुत स्पीड के साथ ये नीचे आ रहे होते हैं पृथ्वी की तरफ, तो इसलिए गर्म होकर जल जाते हैं, और जहाँ भी गिरते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बिल्कुल गड्ढे बन जाते हैं वहाँ पर, इतने बड़े बड़े पृथ्वी पर। ठीक है, चमकदार होते हैं, दूर से दिख जाते हैं आने पर, है ना। और जब उल्का जब पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं तो बिल्कुल इतने बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह होता है। कभी कभी हम देखते हैं ना कि मोस्टली वैसे ही देखा नहीं होगा क्योंकि बहुत कम होता है ऐसा, तो जब तारे होते हैं ना आसमान में बहुत सारे, तो एकदम एक तरफ से बिल्कुल ऐसे एकदम चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह हमें चमकदार रास्ता सा हमें दिखता चला जाता है बिल्कुल आगे तक, है ना। ये लाखों तारों का समूह होता है, इसमें लाखों तारे होते हैं। ठीक है, और इस पट्टी को हम कहते हैं आकाश गंगा, है ना। इसको मिल्की वे, इंग्लिश में मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक
भाग है। जो सौरमंडल है वो इसका एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। जब इसकी कल्पना की गई थी, है ना, तब इतनी साइंस इतनी थी नहीं। तो जब पहले बहुत प्राचीन भारत में, तो इसको क्या कहा गया था? इसको एक बहती नदी कहा गया था प्रकाश की। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। तो ये तुम्हें याद रखना है। क्या? आकाशगंगा जो है इसमें करोड़ों तारे, बादल, गैस, ये उन सबकी एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो समझ में आया? जितनी भी आकाशगंगाएं हैं जो किन से बनती हैं, अभी हमने पढ़ा ना, करोड़ों तारे, बादल, गैस, इन सब की प्रणाली है। और इन सबको मिलकर ही जितनी भी सारी आकाशगंगाएं मिलती हैं, इनसे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है ना, अत्यधिक कठिन है। तो ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हमें पता भी नहीं है कितने ब्रह्मांड, मतलब कितने आकाशगंगाएं हैं, कितने तारे हैं, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है ये हमारे लिए। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हम कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारे सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए और इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? देखिए, ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी से ऊपर सौरमंडल, सौरमंडल से ऊपर आकाशगंगा, और आकाशगंगा से ऊपर ब्रह्मांड। ठीक है, तो ये हैं। अभी इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।